हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है होनहार प्रतिभा खोज परीक्षा की हिंदी क्लास में। और हिंदी का जो अपना पाठ्यक्रम है जो कि हमने इस परीक्षा के लिए रखा है विशेष, उसी के अनुसार आज हम हिंदी पर बात करेंगे। हिंदी के व्याकरण के बारे में बताएंगे और इस पाठ्यक्रम में जो सिलेबस में आपके में जो रखा गया है वो क्या क्या है, थोड़ा उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। भाषा है, व्याकरण है, लिपि क्या है, वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद जैसे स्वर व्यंजन, और फिर स्वरों के भेद, व्यंजनों के भेद, आज इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो बड़े ध्यान से आप इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। कॉपी और पेन अपने साथ रखिए, जिससे क्या है, अगर कोई भी चीज़ आपको लगता है कि मेरे को पता नहीं है या मेरे को ये पता करनी चाहिए, तो उसे आप नोट भी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, उसके साथ में फिर उन्हें दोबारा से पढ़ सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो को बार बार देख के भी आप ये बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हिंदी व्याकरण के अनुसार भाषा। भाषा क्या है? वैसे तो अमूमन हम जो बातचीत करते हैं, बोलने की जो हमारी तौर तरीके हैं, वो सभी भाषा का ही रूप हैं। लेकिन अगर इसको परिभाषित करने की इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो सीधा हम कह सकते हैं कि मन के भावों को आदान प्रदान करने का जो साधन है वो क्या है? भाषा है। मन के भावों को आदान प्रदान करने का एक साधन है, वही भाषा है। अगर बात करें व्याकरण, ठीक है ना, बात करें व्याकरण, तो व्याकरण को अगर परिभाषित करेंगे तो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता होती है वो सब व्याकरण है। क्योंकि अगर ये नियम नहीं होंगे तो व्याकरण नहीं हो सकता। अब व्याकरण के भी कुछ विभाग होते हैं, व्याकरण के भी कुछ विभाग होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि व्याकरण के क्या क्या विभाग होते हैं। व्याकरण का पहला विभाग है वर्ण विचार। व्याकरण का पहला विभाग है वर्ण विचार। दूसरा विभाग है वर्ण के बाद में शब्द विचार। और तीसरा विभाग है इसका वाक्य विचार। तो कुछ जैसे सार्थक जो वर्ण होते हैं उनसे मिला करके, समझ रहे हैं ना, शब्द बनते हैं, और सार्थक शब्दों से मिला करके सार्थक जो वाक्य बनते हैं वो वाक्य होते हैं। और काफी सारे वाक्यों को मिला करके हमारे पदों की रचना होती चली जाती है, ठीक है ना, और वो एक भाषा का रूप ले लेती है। हमारी जो बातचीत करने का जो ढंग होता है वो भाषा का रूप ले लेता है। इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। इसके बारे में विस्तार से आगे बात करेंगे। अब लिपि। लिपि क्या है? किसी भी भाषा को सही ढंग से लिखने का जो तरीका है या लिखने का जो ढंग है, उसे भी कह सकते हैं लिखने की जो क्रमबद्ध क्रिया है, वो सभी क्या है? लिपि है। अगर हम अपनी भाषा हिंदी की लिपि की बात करें तो हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। क्या है? देवनागरी। तो अब यहाँ तक आ गए, और इसके बारे में अब ज़्यादा विस्तार से बात आगे जब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे भी तब करेंगे। अब आ जाते हैं वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण का मतलब हम अक्षर भी कह सकते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? हम अक्षर भी कहते हैं। तो किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। जैसे मान लीजिए है को, ख, ये ग, ये घ, ये सब क्या है?
वर्ण हैं, लेकिन ये वर्ण कैसे हैं? हलंत रूप में है। कैसे हैं? हलंत रूप में है। इससे ज्यादा छोटी इकाई नहीं होती। हिंदी भाषा के वर्णों की अगर बात करें तो सबसे छोटी इकाई ये है, इनके हम कोई विभाग नहीं कर सकते हैं, ये सभी वर्ण हैं। अब बात आती है कि ये वर्ण है तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्णों की बात करें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वर और व्यंजन, इनके बारे में भी अगले टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन अब बात है ये वर्ण है तो वर्णमाला क्या है? वर्ण अगर ये है तो वर्णमाला कैसे कहेंगे? वर्णमाला की बात करें तो किसी भी भाषा के जो अक्षर हैं उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लिखने की जो विधि है वह वर्णमाला है। वर्णमाला क्या है? किसी भी भाषा के जो अक्षर हैं या वर्ण हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखने की जो विधि है वो क्या है? वर्णमाला है। अब बात आती है, हमने जैसा ही कहा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहले होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो स्वर की बात करें तो स्वर होते हैं स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, जो स्वयं अपनी ध्वनि रखते हैं। उनकी ध्वनि को उच्चारित करने के लिए किसी भी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। वे सब क्या कहलाते हैं? स्वर। स्वर की बात करें तो स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्वर? तीन प्रकार के। पहला ह्रस्व स्वर, इसे मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है और ये हैं आपके छोटा अ, छोटी ई, छोटा ओ और रे। ये ह्रस्व स्वर या मूल स्वर है। दूसरे स्वर जो हैं वो है दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की बात करें तो ये संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ। इस प्रकार से ये दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर को अगर बात करें तो कैसे पहचान सकते हैं कि ह्रस्व स्वर जो हैं उन्हें बोलने में जितना समय लगता है उससे 2 गुना समय दीर्घ स्वर को बोलने में लगता है। दीर्घ स्वर को बोलने में कितना समय लगेगा? ह्रस्व स्वर के बोलने के समय से 2 गुना। अब बात आती है तीसरा स्वर। तो तीसरा स्वर होता है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? वैसे तो आजकल इसका प्रचलन बहुत कम हो गया है, लेकिन ये प्लुत स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगेगा इसको बोलने में। ये जिस भी अक्षर के पीछे आता है उसे बोलने में हमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लेना चाहिए। और इसे कैसे पहचानते हैं? हिंदी में जो 3 की गिनती होती है ऐसे ही इस टाइप में बना होता है किसी भी अक्षर के पीछे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह लिखा ओम। ओम को इस तरीके से लिखा जाता है। ओम इस तरीके से लिखा जाता है। तो
तो इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है, इसको ऐसा नहीं ओम की तरह नहीं पढ़ना, इसको पढ़ाइए ओम। कम से कम इतना समय लगना चाहिए। जैसे अगर देखें थोड़ा सा डिफरेंस करके, कहीं लिखा है इस तरीके से, इसको हम क्या पढ़ेंगे हे राम। लेकिन अगर जहां प्लुत स्वर आएगा इस तरीके से, तो अब रा को बोलने में हमें पहले जो बोल रहे हैं उससे 3 गुना समय लगना चाहिए, हे राम, इस तरीके से। तो अभी हमने क्या क्या जान लिया है, हमने जाना भाषा क्या है, भाषा के बाद व्याकरण क्या है, लिपि क्या है, वर्ण क्या होता है, ठीक है ना, और वर्ण के बाद में वर्णमाला के बारे में जाना, और वर्णों के प्रकार के बारे में हमने जाना। वर्णों के प्रकार में हमने भी स्वर को जाना है, स्वर क्या क्या है और कैसे है, ठीक है ना। स्वर के 3 प्रकारों को हमने जाना है, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और दीर्घ स्वर यानी प्लुत स्वर। अब इससे आगे जो हम बताने जा रहे हैं, इससे आगे जो बताने जा रहे हैं उसको बड़े ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है आगे। कोई नहीं कर ले। देखिए अब हम बताने जा रहे हैं, जैसा कि मैं बताया आपको, व्यंजन। स्वरों के बारे में हम बता चुके हैं, हमने उसको जान लिया है कि स्वर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। अब बात आती है व्यंजन की। तो व्यंजन जो होते हैं वो क से लेकर के ह तक माने जाते हैं, ठीक है ना। क से लेकर ह तक माने हैं। वैसे तो ये भी होते हैं, लेकिन बात क्या है, अलग अलग व्यंजन हैं। जैसे क से अगर म तक की बात करेंगे तो इन व्यंजनों को हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के या किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। जैसे अगर यहाँ की बात करें क, ख, ग, घ, म, तो ये सीधा गले से आवाज आती है, कंठस्थ है ये, ठीक है ना। अब च वर्ग में बात करेंगे, च, छ, ज, झ, य, तो देखें कि हमारी जिह्वा कहाँ टच कर रही है। तो ये सब में कुछ भी बोलो, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, इन सब में हमारी जिह्वा स्पर्श करेगी। तो इनको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। अब बात आती है, ये जो है य से लेकर के और ह तक, ये है अंतस्थ ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय जब हम उच्चारण करते हैं तो अंदर से जो हमारे मुख से वायु निकलती है वो हमें गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इनको अंतस्थ ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, श, श, ह, ये हो गए आपके अंतस्थ ऊष्म व्यंजन। अब बात आती है, ये जो नीचे दिए गए छ, त्र, ग, ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये किसी एक नहीं बल्कि एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हैं। कैसे बने हैं, एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसीलिए हम इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बताएंगे, पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ कर लेते हैं। जैसे ये क से ङ तक जो लिखा हुआ है, इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं क वर्ग। क्या बोलते हैं, क वर्ग। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जो ग है किस वर्ग का अक्षर है या वर्ण है, तो आप ये देखेंगे कि ग किस में आता है, क वर्ग में, तो इसको बोलेंगे हम ग क वर्ग का अक्षर या वर्ण है। अगला है च वर्ग। च वर्ग में क्या क्या आता है, च, छ, ज, झ, य। क्या क्या आता है, च, छ, ज, झ, य। इनमें से अगर किसी भी अक्षर के बारे में आपसे कोई पूछता है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपसे अगर पूछा गया कि बताइए ज किस वर्ग का वर्ण है, तो हम उसे बता सकते हैं कि ज च वर्ग का वर्ण है। इसी प्रकार से ये जो अगला वर्ग है ट वर्ग है, इनमें से अगर कोई भी पूछा जाता है अक्षर तो इसे ट वर्ग का अक्षर कहेंगे। इनमें से अगर कोई भी वर्ण या अक्षर पूछा जाता है तो ये त वर्ग का है। और अगला वर्ग है वो है प, तो प वर्ग के जो अक्षर हैं वो है प, फ, ब, भ, म, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो हर वर्ग के अंत में जो अक्षर है इनको जरा गौर से देखेंगे हम, ञ, य, ण, न, म। ये जो
अंतिम अक्षर होता है किसी भी वर्ग का, जो अंतिम अक्षर है उसे हम बोलते हैं पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। अगर कोई आपसे पूछे क वर्ग का पंचमाक्षर बताइए, तो क वर्ग का पंचमाक्षर होगा न्यो। क्या होगा? न्यो। और च वर्ग का य, ट वर्ग का ळ, त वर्ग का न, प वर्ग का म। तो इस तरीके से हम पंचमाक्षर के बारे में बता सकते हैं। पंचमाक्षर का प्रयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। जैसे आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि गंगा ऐसे लिख देते हैं और लिखा भी होता है, लेकिन अगर हम देखें तो ग किस वर्ग का है? क वर्ग का। और क वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? न्यो। अगर हम इस जो बिंदी के रूप में ये लिखा है न्यो, अगर इसको हम हटाएं तो यहां हम इस पंचमाक्षर का प्रयोग भी हलंत रूप में कर सकते हैं और तब भी ये गंगा ही लिखा जाएगा। आजकल क्या है, इसको लिखने का ये तरीका कर दिया है, ऐसे भी गंगा लिखा जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसे ही बोलने में आता है झंडा, तो उसमें ये क्यों लगाते हैं? झंडा ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो होता क्या है कि ये ड है, ड देखेंगे हम किस वर्ग का है, तो ड को देखेंगे तो आता है ट वर्ग में। और ट वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? ड़। ट वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? ड़। तो अगर इस बिंदी को हम हटाएंगे तो यहां पर ये झ और आधा ड़ और ये ड, ये आ जाएगा और ये बन जाएगा झंडा। क्लियर? इसी प्रकार से बहुत सारे हैं। जैसे आपने देखा हुआ एक चीज और, चंबल, इस तरीके से लिख सकते हैं, कंबल इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जब पंचमाक्षर की बात आती है, अगर इस बिंदी को हम हटाएंगे तो हम देखेंगे कि ब किस वर्ग का है, तो ब हमारा है प वर्ग में, और प वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? म। तो अगर इस बिंदी को हम हटाएंगे तो यहां हमें म का प्रयोग करना पड़ेगा, वो भी आधा। इस प्रकार से भी चंबल लिखा जा सकता है और कंबल भी इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये दोनों ही सही माने जाते हैं। तो अभी हमने ये पंचमाक्षर के बारे में भी सीख लिया है। आगे हम बात करने जा रहे हैं कि जो संयुक्त व्यंजन है ये किस प्रकार से बने हैं, इन्हें इन व्यंजनों में शामिल क्यों नहीं किया गया। तो संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करेंगे। जैसे ये है क्ष, ये बना है क प्लस श, इससे मिलकर के ये बना है। दूसरा है आपका त्र, ये बना है तो प्लस र, तो प्लस र, ये। और तीसरा है हमारा ज्ञ। तो ज्ञ की बात करें, ये बना है हमारा जो। देखिए जो त्र है ये दो वर्णों से मिलकर के बनाया है, तो ये भी संयुक्त व्यंजन है। अगला संयुक्त व्यंजन क्या है हमारा? ज्ञ। इसे हम ज प्लस य, ये इससे मिलकर के बना है दो अक्षरों से, इसीलिए ये भी एक संयुक्त व्यंजन है। अगला है हमारा स्र, ये बना है हमारा श प्लस र से मिलकर, इसीलिए ये भी क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है।
तो आज हमने व्यंजनों के बारे में इस वीडियो में सब कुछ पढ़ लिया है। पंचमाक्षर क्या होते हैं, पंचमाक्षरों का प्रयोग कैसे किया जाता है, कवर्ग क्या है, चवर्ग क्या है, टवर्ग क्या है, तवर्ग क्या है, पवर्ग क्या है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, और व्यंजन क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर से बता देते हैं कि व्यंजन को अगर परिभाषित करेंगे तो व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की ध्वनियों की आवश्यकता होती है या जिन्हें बिना स्वरों के नहीं बोला जा सकता है, वे सब व्यंजन हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर इसमें आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, और जहाँ तक वो जितने भी बच्चे हैं होनहार प्रतिभा खोज परीक्षा में जिन्होंने भाग लिया है उन सब तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। अन्य लोगों को भी पहुँचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जानकारी दे सकते हैं।